नोकिया। नोकिया एक ऐसा ब्रांड जिसके सक्सेस की गूंज एक ज़माने में हर किसी को सुनाई दे रही थी। और अगर आप 90s से हो तो शायद आपका भी सबसे पहला फ़ोन नोकिया का ही फीचर फ़ोन रहा होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ब्रांड के पास मोबाइल फ़ोन मार्केट का 38% का शेयर था, आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। कैसे कुछ अपर लेवल इमोरल एम्प्लॉयज़ की वजह से और उनके गलत डिसीजंस की वजह से एक इतने बड़े ब्रांड का नामो निशान मिट गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नोकिया का नाम फिनलैंड में स्थित नोकिया नाम की जगह से पड़ा है, क्योंकि नोकिया की शुरुआत वहीं से हुई थी। सबसे पहले 1865 में नोकिया ने पेपर्स बनाने से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने एक एक करके रबर मैन्युफैक्चरिंग और केबल मैन्युफैक्चरिंग के बाद 1981 में मोबिरा कंपनी को एक्वायर करके मोबाइल फ़ोन मार्केट में एंट्री की। पर जब कई सारे सेक्टर्स में एक साथ काम करने के लिए उन्हें डिफ़िकल्टी होने लगी, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन मार्केट में ही फोकस करने की सोची और 1982 में उन्होंने अपना पहला फ़ोन मार्केट में लाया, जिसका नाम था नोकिया मोबिरा सैनिटर, जो कि लगभग 10 किलो का हुआ करता था। फिर उन्होंने 1984 में नोकिया मोबिरा टॉकमैन लेके आए, जो कि लगभग 5 किलो का हुआ करता था, जो कि उनका सबसे पहला ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन हुआ करता था। फिर उन्होंने 1987 में नोकिया मोबिरा सिटीमैन को रिलीज़ किया, जिसका वजन लगभग 800 ग्राम था, और ये फ़ोन दुनिया के सबसे पहले हैंड हेल्ड सेलफोन्स में से एक था। नोकिया अपने इस मोबाइल फ़ोन के चलते वर्ल्ड फेमस हो गया। 1991 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया का सबसे पहला जीएसएम कॉल नोकिया के नेटवर्क से किया। 1994 में नोकिया ने अपना सबसे पहला फीचर फ़ोन लॉन्च किया, जिसके बारे में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वे उस फ़ोन के 10 लाख यूनिट्स बेच देंगे, पर उन्होंने उस फ़ोन के 2 करोड़ यूनिट्स बेचे। नोकिया को लगा था कि 90s के एंड तक का लगभग 4 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और 90s के एंड तक का लगभग 25 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हो गए। नोकिया ने अपनी पास कैपेबिलिटीज़ और मार्केट को समझ करके अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर मोटोरोला को बीट करके वो मोबाइल फ़ोन मार्केट की सबसे बड़ी डोमिनेटिंग कंपनी बन गए। उस समय नोकिया ने लगभग 38% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। फिर 2003 से 2005 तक का वे अपने मोबाइल फ़ोन्स और उनके फीचर्स को अपडेट करते रहे। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 उनके बेस्ट सेलिंग डिवाइसेस में से एक थे, जो शायद आज भी आप में से किन्हीं लोगों के ड्रॉवर्स में बिना टूटे पड़ा होगा। फिर 2006 से 2013 के बीच ऐसा क्या हुआ कि नोकिया का नाम बस नाम ही रह गया, आइए जानते हैं। जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि दिया बुझने से पहले सबसे ज़्यादा तेज फड़फड़ाता है, उसी तरीके से नोकिया ने 2006 और 2007 में रिकॉर्ड सेल्स किए। इसी बीच एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ मार्केट में आई, जिनसे नोकिया अपनी ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ के चलते कम्पीट नहीं कर पाया, और ये नोकिया की डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीज़न बना। दरअसल एप्पल ने अपने आईफोन के साथ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट मार्केट में अपनी पहचान बनाने से शुरुआत की, जो अपने साथ कई सारे प्रोमिनेंट फीचर्स भी प्रोवाइड करता था। इसी के साथ 2005 में गूगल अपने एंड्रॉयड सिस्टम के साथ आया, क्योंकि गूगल ये अच्छी तरीके से जानता था कि आने वाला फ्यूचर इंटरनेट का होगा और इंटरनेट को मोबाइल फ़ोन में एक्सेस करने के लिए ईजी और एफिशिएंट यूआई की ज़रूरत है। इसलिए गूगल ने अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कर दिया। मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड गूगल ने 2005 में एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन कंपनी से एक्वायर किया था, जो कैमरास के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे थे, जिसे गूगल ने एक्वायर करके स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ किया। और क्योंकि गूगल अपनी सर्विसेज के चलते OHA ओपन हैंडसेट अलायंस का मेंबर बन चुका था, जिसमें लगभग 84 ऐसी कंपनीज मौजूद थी जो हैंडसेट या उसके एप्लीकेशंस बना रही थी, तो गूगल ने एंड्रॉयड को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं आपको बता दूं कि 2008 में दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉयड फ़ोन HTC ड्रीम रिलीज़ हुआ, और इंडिया का सबसे पहला एंड्रॉयड फ़ोन 2009 में सैमसंग गैलेक्सी आई सीरीज़ के नाम से रिलीज़ हुआ। मैं आपको बता दूं कि ओपन सोर्स का मतलब इसे कोई भी मैन्युफैक्चरर, डेवलपर उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करके रिलीज़ कर सकता है। इस तरीके से सैमसंग, HTC ऐसे कई सारे ब्रांड्स ने अपने स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड OS के साथ रिलीज़ किया। वहीं दूसरी तरफ जब नोकिया ये सब देख रहा था कि इतने सारे ब्रांड्स एंड्रॉयड OS की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो नोकिया ने इसे लाइटली लेकर अपने फीचर फ़ोन्स पर ही कॉन्सेंट्रेट किया
और जब नोकिया अपने स्मार्टफोन्स के साथ आया तो उसने यूनिक बनने के चक्कर में अपना नया ओएस बनाया जिसका नाम सिम्बियन था। और नोकिया शायद ये भूल गया कि जहाँ एक तरफ एक इतना बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें कई सारी कंपनीज एक साथ मिलकर एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में काम कर रही हैं, जहाँ कई सारे मैन्युफैक्चरर्स डेवलपर्स मिलकर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, तो उससे अलग रहकर क्या नोकिया उससे कम्पीट कर पाएगा। डिक्लाइन ऑफ नोकिया में ये बताया गया है कि नोकिया ने इस डर से कि अगर वो एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में आते हैं तो वो सैमसंग से पीछे हो जाएंगे, इस मार्केट परसेंटेज के लॉस के डर ने नोकिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और जब नोकिया को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें भी ऐसे ही एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, तो वे एंड्रॉयड की जगह माइक्रोसॉफ्ट के पास चले गए। पर इस बार भी शायद नोकिया ने ये नहीं देखा कि जहां एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में लाखों ऐप्स एक साथ बन रहे हैं, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूट्यूब का एप्लीकेशन भी नहीं है। ये नोकिया के डिक्लाइन के सबसे बड़े रीजंस में से एक है कि नोकिया ने चेंज तो किया पर वो चेंज नेगेटिव साबित हुआ। इसके साथ ही ऐसे कई सारे रीजंस हैं, जैसे नोकिया एक इतना बड़ा ब्रांड हो गया था जिसकी वजह से नोकिया की मोबिलिटी बहुत कम हो गई थी और नोकिया में इंटरनल इश्यूज के चलते और उनके उस टाइम के सीईओ के नेगेटिव इंटरेस्ट के चलते नोकिया को डुबा के रख दिया। यहाँ ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सच है कि नोकिया के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके सीईओ उनकी कंपनी के लिए काम करने के बावजूद कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं काम कर रहे थे। इस तरीके से आज आपने देखा कि नोकिया ने इनोवेशन को अडॉप्ट न करने की इस गलती को रिपीट करने की वजह से और सैमसंग को एज अ कॉम्पिटिटर देखकर उससे कुछ परसेंटेज पीछे हो जाने के चक्कर में अपनी पूरी कंपनी से हाथ धो बैठे। इसके साथ ही अगर मैं आपको एक इनसाइट बताऊं कि 2008 में जिस जगह पे नोकिया था और उसके सामने गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज थी, आज उसी जगह पर गूगल खुद खड़ा है जिसके सामने चैट जीपीटी जैसी एक बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है और उसी के चलते गूगल को एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम इस पर भी एक वीडियो बनाकर लाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल में सबसे पहले देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।